हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं रोहित एक बार स्वागत करता हूं फिर से आपका मेरे चैनल ट्यूटर क्लासेस में। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। तो गाइस, ये हमारा लेक्चर का आज पार्ट नंबर 1 रहेगा। मैंने आपसे कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को मैं 2 पार्ट्स में लेके आऊँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लेंथी टॉपिक है। ठीक है, इसको 2 पार्ट में मैं आपके साथ कंप्लीट करूँगा। आज इसका फंडामेंटल राइट्स का जो बेसिक पार्ट है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। आज बताऊंगा मैं आपको फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, और बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ते हैं। ये होती है हमारी डेली क्लासेस की रूटीन। उसके बाद जो हमारी डेली की रूटीन होती है, जो लेक्चर हम यहाँ पे लेते हैं, कोटेशन, लेसन, उसके बाद कुछ एमसीक्यूज होते हैं लास्ट में, वो आप अच्छे से आंसर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी आज की जो कोटेशन है। कहते हैं कि इंस्पिरेशन हाइड्स इन द स्ट्रेंजेस्ट प्लेसेस, यानी कि जो स्ट्रेंजेस्ट प्लेसेस होती हैं तो इंस्पिरेशन जो होती है वहाँ पे छुप जाती है, हाइड हो जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी शुरुआत है लेसन की, वो है कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले जानना जरूरी है कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। तो गाइस, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बेसिक ह्यूमन राइट होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंश्राइंड है। ठीक है, जो हर एक सिटीजन को मिलते हैं। ये अप्लाई होते हैं बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर एटसेट्रा, यानी कि हर एक इंसान को ये क्या होते हैं, हर एक इंसान पे बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन पे ये राइट लागू होते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंटली अगर देखा जाए, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं इन्फोर्सेबल होते हैं बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। ये भी है कि अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अगर वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने कहा था, फिर मैं आगे बताऊंगा कि इनको फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं। इनको फंडामेंटल राइट्स इन 2 रीजन पे कहते हैं। कौन से रीजन है? दे आर एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज देम। ठीक है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है जो उनको गारंटी देता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये जस्टिशिएबल है, यानी कि ये इनको हम कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स कर सकते हैं। अगर इनकी वायलेशन होती है तो एक आदमी, यानी कि जिसके राइट्स का हनन हो रहा है, जिसके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ही कैन गो टू कोर्ट। ठीक है, वो जो है वो कोर्ट जा सकता है। तो गाइज, या ये भी कहते हैं कि जो हमारा इंडियन ये जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ठीक है, इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो गाइज याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो गाइज, मैग्ना कार्टा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो गाइज, मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा इज द चार्टर ऑफ राइट्स। ठीक है, ये राइट्स का एक चार्टर है जो किसने इश्यू किया था? सबसे पहले 1215 में। ठीक है, किंग जॉन था। कहाँ का? किंग जॉन। कौन था गाइज? किंग जॉन था। कहाँ का? इंग्लैंड का। ठीक है, उसको जब उस पे ऊपर प्रेशर पड़ा, ठीक है, किसने प्रेशर डाला उसके ऊपर? बैरॉन्स ने। ठीक है, जब बैरॉन्स ने प्रेशर डाला तो उसने क्या किया? उसने एक मैग्ना कार्टा यानी कि चार्टर ऑफ राइट जो है इश्यू कर दिया इंग्लैंड में। ठीक है, और ये पहला रिटन डॉक्यूमेंट है। क्या है गाइज? पहला रिटन डॉक्यूमेंट है जो फंडामेंटल राइट होते हैं सिटीजन्स के, उनके लिए ये पहला रिटन डॉक्यूमेंट है। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा मैग्ना कार्टा क्या होता है। तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है इंडिया का फंडामेंटल राइट्स को। तो गाइज, 6 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की जो लिस्ट है, ठीक है, वो क्या है? 6 फंडामेंटल राइट है। तो गाइज, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 3 में आते हैं गाइज। ठीक है, पार्ट 3 में हमारे ये 6 फंडामेंटल राइट्स जो है वो आते हैं। कौन से हैं? वो हैं गाइज, राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 to 18। उसके बाद राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22। गाइज, आपको ये आर्टिकल्स भी याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 to 24,
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 to 30 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे होंगे सीधा के आर्टिकल 14 से 18 शुरू हो गया है। तो पार्ट थर्ड कहाँ से है? पार्ट थर्ड जो है 12 से 35 आर्टिकल तक जो हमारे फंडामेंटल राइट है, ठीक है गाइज, वो कहाँ से हैं? 12 से लेकर 35 आर्टिकल के बीच में। तो अब आप बोलेंगे कि 12 और 13 आर्टिकल कहाँ गए? सीधा यहाँ पे आप राइट टू इक्वलिटी जो है वो 14 to 18 आ गया। तो गाइज वो भी बताता हूँ कि आर्टिकल 12 और जो 13 है उनका क्या मीनिंग है। तो गाइज देखिए ये है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 12 में बताया गया है हमारे स्टेट की डेफिनेशन को। ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन क्या बताई गई है? ये बताई गई है कि जो हमारे पार्ट थर्ड में स्टेट की डेफिनेशन जो है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टेट क्या होती है? जो भी गवर्नमेंट है या इंडिया का जो पार्लियामेंट है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो यूनियन गवर्नमेंट के, ये सब स्टेट के दायरे में आते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर जो है स्टेट्स के, ठीक है, वो भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो स्टेट गवर्नमेंट के, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, ये सब क्या है? ये हमारे स्टेट के दायरे में आते हैं। उसके बाद ऑल लोकल अथॉरिटीज, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं, जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज हो गई, पंचायत हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वगैरह हो गए, ये सब क्या आते हैं? इसकी ही लोकल अथॉरिटी में आते हैं। उसके बाद ये सब भी स्टेट के दायरे में आते हैं। उसके बाद जो बाकी अथॉरिटीज हैं जैसे कि स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी, जैसे कि लाइक LIC, ONGC, सेल, ठीक है, ये सब क्या है? ये भी हमारे स्टेट के दायरे में आते हैं। ये हो गया आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है गाइज। ठीक है, उसके बाद बताया गया है हमारे पास आर्टिकल 13। हाँ तो गाइज आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, यानी कि जो लॉज जो हैं जो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? जो कि नॉट ऑलवेज एक्टिंग इन अ सेम वे, यानी कि जो एक जगह पे अस्थिर नहीं रहता है, स्थायी नहीं होता है। ठीक है, अब वो लॉ जो है इनकंसिस्टेंट फंडामेंटल राइट के कौन से देखो आपके बताता हूं आपको। आर्टिकल 13 जो है ये डिक्लेयर करता है कि जो भी लॉज इनकंसिस्टेंट होंगे, ठीक है, या फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे? उन सबको वाइड कर दिया जाएगा। दूसरे वर्ड में कहा जाए तो इट एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड करता है फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो यहां से हम जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू मैंने शायद पीछे कहा था आपसे, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? एक बार अगर जुडिशरी कोई जजमेंट दे दे तो उसको भी रिव्यू किया जा सकता है। तो गाइज एक क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, आप बताएंगे कि जुडिशियल रिव्यू को हमने कहाँ से बारो किया है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बारो किया है। ठीक है, ये आर्टिकल, ये पावर जो है हैज बीन कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के अंडर दी गई है, और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंडर दी गई है। ठीक है, वो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड बता सकता है ऑन द कंट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। अगर हमारे फंडामेंटल राइट पे कोई भी कंट्रावेंशन होती है, कोई भी लॉ उसके अगेंस्ट है, ठीक है, उसके इनकंसिस्टेंट है, तो उसको क्या कर सकते हैं? उसको वाइड कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अब इसमें क्या है कि द टर्म लॉ, अब जो क्या है, अब वो लॉ क्या होगा? जो लॉ आर्टिकल 13 के अंडर होगा, ठीक है, उसकी एक वाइड कॉनोटेशन दी गई है। जैसे कि परमानेंट लॉ अगर पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया है या स्टेट लेजिस्लेचर ने एनेक्ट किया है, ठीक है, वो भी लॉ यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद टेम्पररी लॉ जैसे कि ऑर्डिनेंस जो 6 मंथ के लिए आते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट या स्टेट के गवर्नर जो होते हैं वो इशू करते हैं। उसके बाद स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेचर, ठीक है, जैसे कि लाइक ऑर्डर, बाइला, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आते हैं वो सब भी इसके दायरे में आएंगे। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ दैट इज कस्टमर यूसेज हैविंग अ फोर्स ऑफ लॉ, इसलिए ना सिर्फ लेजिस्लेशन
but any of the above can be challenged in the court as violating a fundamental right and hence can be declared as void. तो गाइस देखिए, इनमें से कोई भी अगर चाहे वो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है, या टेम्परेरी लॉ है, या कोई स्टैट्यूटरी ऑर्डिनेंसेस लाई गई हैं, कोई ऑर्डर जो हैं, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो ऑल द लॉ शैल बी वाइड, ठीक है। उनको हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है कि अब हमारा एक और लॉ था, ठीक है, हमारा एक और राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। तो गाइस पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है, अलॉन्ग विद जो मैंने आपको पीछे 6 बताए। एक 7 था राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी आज फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है, ठीक है, और आज इसका स्टेटस क्या है बताता हूं आपको। राइट टू प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट आज नहीं है, ये डिलीट हो चुका है हमारे फंडामेंटल राइट की लिस्ट से, ठीक है। कौन सी अमेंडमेंट के तहत? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है हमारा ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। ये दिस वाज बिकॉज दिस राइट प्रूव टू द हिंड्रेंस टुवर्ड्स अटेनिंग द गोल ऑफ सोशलिज्म। देखो गाइज, अब इसको डिलीट क्यों किया गया, ठीक है, स्टार्टिंग से ही ये क्या रहा था, ये सुर्खियों में रहा था, जिसे हम कहते हैं सुर्खियों में रहा था, ठीक है। ये इसलिए इसको डिलीट किया गया क्योंकि लोगों के अब यहाँ पे क्या था, हमारा गोल था सोशलिज्म को अचीव करना, ठीक है, तो वो है रुकावट बन रहा था, ठीक है। एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ, की प्रॉपर्टी जो है इक्विटेबल इक्वल कर रहा था लोगों के बीच में, ठीक है। वहां से सोशलिज्म के उसमें काम में अड़चन बन रहा था, रुकावट बन रहा था, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है, ये एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A, याद रखेगा 300A आर्टिकल के तहत जो है अब ये लीगल राइट बना दिया गया है इसको, अब ये फंडामेंटल राइट की लिस्ट में नहीं आता है। तो गाइज अब देखते हैं कि राइट टू इक्वलिटी क्या है, आर्टिकल 14 to 18, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल आपको बताऊंगा कि राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, 14 आर्टिकल से 18 आर्टिकल तक क्या क्या दिया गया है मैं इसी में आपको बता दूंगा पूरा। राइट टू इक्वलिटी गारंटीज इक्वल राइट फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव, देखो इक्वलिटी होनी चाहिए हर किसी को, ठीक है, हर किसी को यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी जेंडर का हो, कास्ट, रेज या प्लेस ऑफ बर्थ कोई भी हो, उसके ऊपर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि हर एक किसी को इक्वल एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। तो गाइज आप देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको आर्टिकल बाय आर्टिकल आपके डिस्कस करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं अगली वीडियो जो है आपके लिए आर्टिकल बाय आर्टिकल लेके आऊंगा। नहीं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो पहले जो है आर्टिकल 14 जो होता है गाइज, आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर कोई लॉ के सामने बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 15 जो कहता है गाइज, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, आर्टिकल जो 15 है उसमें कहा गया है कि जो नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी भी बेस पे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी सेक्स का हो, यानी कि वो कहीं पैदा हो, रीजन का है, उसका रिलीजन क्या है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ठीक है। आर्टिकल्स के बाद 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 कहता है कि हर किसी को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि कोई भी जॉब जो है वहां पे हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो गाइस आई थिंक आप, आई होप कि आप नोट कर रहे हैं, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 17 जो हमें कहता है, ठीक है, आर्टिकल 17 हमें ये कहता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, यानी कि अनटचेबिलिटी जो है जिसे हम छूत-छात कहते हैं, ठीक है, ये इसकी जो है प्रथा जो है वो खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है, इसको खत्म करते जाना चाहिए। आर्टिकल 17 बोलता है ये। आर्टिकल 18 बोलता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, यानी कि टाइटल जो थे क्या होते थे, जो पहले टाइटल दिए जाते थे यहाँ पे, जैसे कि राजा, महाराजा, राय साहब, सवाई साहब, ठीक है, उन सब को एबोलिशन, उन सब की एबोलिशन कर दी गई है, ठीक है। एक्सेप्ट जो मिलिट्री टाइटल मिलते हैं, जैसे कि मिलिट्री टाइटल क्या मिलते हैं, कैप्टन, कर्नल, ठीक है, इनके अलावा जितने भी टाइटल्स होंगे वो सब एबोलिशन, उन सब की एबोलिशन होगी, ठीक है। अब ये था हमारा राइट टू फ्रीडम, यानी कि राइट टू इक्वलिटी। तो आगे बढ़ते हैं, तो आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। क्या आता है गाइज, राइट टू फ्रीडम। अब क्या है, फ्रीडम एक इंपॉर्टेंट आइडियल जो है, जो हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी को चेरिश करता है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है गारंटी देता है किसकी, फ्रीडम टू सिटीजन की। तो फ्रीडम जो है
उसमें जैसे कि 6 फ्रीडम जो है हमारे अंडर आर्टिकल 19 में आते हैं। क्या आते हैं गाइज? अंडर आर्टिकल 19 में कुछ ये इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स आती हैं, जैसे कि हमें क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, हम स्पीच भी कर सकते हैं, हमें स्पीच करने की आज़ादी है, अपने अपने विचार को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली, हम इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन किसके बगैर? विदाउट आर्म्स, यानी कि हथियारों के बगैर हम इकट्ठे भी हो सकते हैं, ठीक है। हम एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक है। हम किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम कोई भी यानी प्रोफेशन कर सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ एन कंट्री, हम कंट्री के किसी भी पार्ट में गाइज क्या कर सकते हैं, हम कंट्री के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज आगे देखते हैं, सीधा ही क्या है मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल जो 20 जो है गाइड, इसमें क्या बताया गया है, यानी कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। अगर क्या होगा, प्रोटेक्शन होगी आपकी, ठीक है, अगर आपको किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अंडर आर्टिकल 21 के तहत क्या बताया गया है कि आपका जो लाइफ है, ठीक है, और जो पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल हमारा 21A, याद रखिएगा गाइज, आर्टिकल 21A जो है, इसमें क्या बताया गया है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, क्या बताया गया है गाइज, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन बताया गया है अंडर आर्टिकल 21A में, याद रखिएगा गाइज, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन है, ठीक है। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 22 में क्या बताया गया है गाइज, ठीक है, आप अगर अरेस्ट होते हो या डिटेंशन किया जाता है आपको, ठीक है, उसके खिलाफ भी आपको प्रोटेक्शन मिलती है, यानी कि आपको जो बेल होती है, ठीक है, वो आर्टिकल 22 में आता है। और एक चीज बता मैं आपको बता दूं कि अंडर ये 20 और 21 आर्टिकल जो है, ये जब हमारी इमरजेंसी लगती है उस वक्त ये क्या होते हैं, सस्पेंड नहीं होते हैं, और बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब सस्पेंड हो जाते हैं गाइज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा फंडामेंटल राइट है। इसमें क्या है, आर्टिकल 23 एंड 24 बताए गए हैं। ये राइट इंप्लाई करते हैं कि जो हमारा ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमन बींग्स की, ठीक है, जो भिखारी होते हैं, ठीक है, या जो फोर्स लेबर होते हैं, उनको यहाँ से वहाँ भेजा जाता है, उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है। ये बताया गया है हमारे आर्टिकल 23 में, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस पर रोक लगनी चाहिए। ये भी बताता है कि जो चिल्ड्रन जो है फैक्ट्रीज वगैरह में, ठीक है, उनको क्या होना चाहिए, उनके ऊपर भी प्रोहिबिशन होना चाहिए, उनके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि 14 ईयर्स से नीचे बताया गया है कि चिल्ड्रन जो हैं, जो 14 ईयर्स से नीचे हैं, ठीक है, उनको कहीं भी काम पे नहीं लगाना है गाइस, ठीक है। ये हमें बताता है कि अंडर आर्टिकल 23 और 24 के अंदर ये बताया गया है, ठीक है। कोई भी अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है या फोर्स लेबर हो रहा है, उस पर प्रोहिबिशन होना चाहिए, उस पर कोई रोक लगनी चाहिए। उसके बाद ये बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको फैक्ट्रीज वगैरह में हैजार्डस जो प्लेसेस हैं वहाँ पे उनको काम पे नहीं लगाना है, ठीक है। ये बताया गया है हमारे अंडर आर्टिकल 23 और 24 में। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आता है गाइस हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हमें आज़ादी की हक है, ठीक है, हमें क्या है, कोई भी धर्म अपनाने का हक है, ठीक है। आर्टिकल 21 और 28 तक इसमें बताया गया है। तो गाइज आर्टिकल देखो, ये इंडिकेट करता है कि हमारा इंडियन पॉलिटिकल नेचर जो है वो सेक्युलर है, ठीक है। यहाँ पे हर एक रिलीजन को बराबर क्या दिया जाता है, अहमियत दी जाती है। दिस इज इक्वल रिस्पेक्ट, मैंने कहा आपको, इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है हर एक रिलीजन को, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट ऑफ रिलीजन, ठीक है, यहाँ पे हम किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं, ठीक है। और स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इसलिए सेक्युलर नेचर है। अब आप मुझे बताएंगे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, क्या उस वक्त हमारे प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड था? अगर था तो लिखेगा यस, अगर नहीं था तो लिखेगा कमेंट बॉक्स में कि इसको कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके लाया गया था, ठीक है, इंसर्ट कब किया गया था उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद हर एक पर्सन जो है वो फ्रीली प्रैक्टिस कर सकता है, उसके फेथ जो इसके ऊपर वो यकीन रखता है, ठीक है, एस्टैब्लिश कर सकता है, रिलीजियस जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन उनको मेंटेन कर सकता है गाइज, ठीक है। तो एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आर्टिकल बाय आर्टिकल चाहते हैं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आर्टिकल 25 जो है गाइज, क्या आर्टिकल 25 में आप बताया गया है, ठीक है, आप किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं किसी भी रिलीजन को। तो आर्टिकल 26 में बताया गया है, ठीक है, आप किसी भी
रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आगे बताया गया है आपके अंडर आर्टिकल 27 में क्या बताया गया है, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आप किसी भी रिलीजन को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें आपको टैक्सेस जो हैं वो नहीं लिए जाएंगे गाइज। ठीक है, उससे भी आपको फ्रीडम मिलेगी। आगे बताया गया है आर्टिकल 28 में, आर्टिकल 28 में क्या बताया गया है, ठीक है, अब जो रिलीजियस यानी कि जो धार्मिक संस्थान होंगे, धार्मिक इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है, या जो पूजा वगैरह होगी, वो क्या बताई गई है, उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यानी कि उसको मैनेज नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके लिए अलग से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनेंगे। ठीक है गाइज, याद रखिएगा इस चीज को कि ये जो अगर हम किसी भी जो धर्म है, ठीक है, उसको अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कि जहाँ पे हम पढ़ते हैं वहाँ पे उसको प्रैक्टिस किया जाए, ठीक है, वहाँ पे उसको प्रोपेगेट किया जाए, तो वो क्या है, वो कानून के खिलाफ है बिल्कुल भी। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। इसमें क्या बताया गया है गाइज, इसमें आर्टिकल 29 में ये बताया गया है कि जो हमारी जो लैंग्वेज जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्ट करेंगे हमारे रिलीजियस कल्चरल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो हैं, ठीक है, उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनकी हेरिटेज और उनके कल्चर को प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, एजुकेशनल राइट दिए जाएंगे। ठीक है, हमारी एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए हर एक के लिए बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, यानी कि हर एक किसी को पढ़ने का हक है। तो गाइस इसमें क्या है कि अंडर आर्टिकल जो है आर्टिकल 29 के तहत क्या बताया गया है कि जो हमारी लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, हमारी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। हमारे जो माइनॉरिटीज क्या होते हैं, जो लोग कम होते हैं, ठीक है, तो उन लोगों की जो कल्चर है, ठीक है, रीति रिवाज जो है उसको क्या किया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो माइनॉरिटीज के राइट होंगे गाइस, अंडर आर्टिकल 30 क्या कहा जाता है कि जो माइनॉरिटीज के राइट होंगे, ठीक है, उससे हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो आगे बढ़ते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है गाइज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं, अंडर आर्टिकल 32 टू 35 ये नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 32 है सिर्फ, 35 में आगे आप कल डिस्कस करूंगा। अब आर्टिकल 32 के तहत क्या बताया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी देता है कि वो इनकी रेमेडीज करेगा। ठीक है, इनको रेमेडी करेगा, इन ऊपर जितने भी राइट जो हैं, अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अप्रोच कर सकते हैं कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है कैन नॉट इन्फ्रिंज अपॉन और कर्ब एनी वन राइट। गवर्नमेंट जो है किसी के भी राइट को कर्ब नहीं कर सकती है, किसी के भी राइट को वायलेट नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर जब ये राइट हमारे वायलेट हो जाएं तो जो एग्रीव्ड पार्टी जो है जिसके राइट क्या बोलते हैं ये वायलेट हुए हैं, तो वो आसानी से कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। ठीक है, सिटीजन जो होते हैं वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, जो वहाँ पे रिट्स इश्यू हो सकती हैं फॉर एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए। इसलिए तुमको फंडामेंटल राइट कहते हैं क्योंकि ये इन्फोर्सेबल है। ठीक है गाइस, तो कल हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती हैं वो कौन सी होती हैं और वो कब कब लागू होती हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन है कुछ आपके लिए आज, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ग्रांटेड। ठीक है, किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत जो हमारे कल्चरल और एजुकेशनल राइट हैं वो दिए गए हैं। आर्टिकल 29 एंड 31, 29 एंड 32, 29 एंड 30, आर्टिकल 30 एंड 31। तो गाइस आपको बताना है ये। ठीक है, इसका आंसर देखिए ये है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है, ठीक है, इनमें से उसमें कौन सा मेंशन नहीं किया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। इनमें से बताना है कि कौन सा आर्टिकल यानी कि कौन सा उनमें आर्टिकल 19 में मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, गई चीटिंग नहीं करनी, इसका आंसर पहले दो, बाद में इसका आंसर आप देख सकते हैं। ये देखिए इसका आंसर है फ्रीडम ऑफ प्रेस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है गाइस, यहाँ पे पूछा गया है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये किस राइट के अंदर आती हैं,
फंडामेंटल राइट्स है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नेचुरल राइट है। तो गाइज आपको सबको पता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन से वाले राइट हैं। तो गाइज ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स, अभी हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, फंडामेंटल फ्रीडम जो होती है अंडर आर्टिकल 19 और एंड सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी काज्ड बाय। अब जो फंडामेंटल फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 ये सस्पेंड हो जाती है हमारी इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। अब वो इमरजेंसी कौन सी इमरजेंसी होगी, तो तब ये क्या होगे, तब ये सस्पेंड हो जाएंगे। तो गाइज वो इमरजेंसी यहाँ पे आपको बताई गई है कौन सी, अगर वो वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन से हुई है, या हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो होती है स्टेट की उसकी फेलियर से हुई है, ठीक है, इंटरनल आर्म्ड रेबिलियन से हुई है, तो फाइनेंशियल अगर क्राइसिस से हुई है। तो गाइज आप अभी क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसके साथ साथ एक और चीज बताएंगे कि जो हमारी जो इमरजेंसी जो है वो कितने टाइप की हैं और वो कौन से आर्टिकल्स के अंडर फॉल करती है, ठीक है गाइज। जब मैंने फीचर्स पढ़ाए थे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के, तब मैंने वो डिस्कस किए थे आपके साथ, ठीक है। तो गाइज इसका आंसर है जब वार होगी या एक्सटर्नल अग्रेशन होगा उस वक्त जितनी भी हमारी फ्रीडम है अंडर आर्टिकल 19 वो सब क्या हो जाती है गाइज, सस्पेंड हो जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है जो फंडामेंटल राइट्स की जो थ्योरी जो है इंप्लाई क्या करती है, सॉवरेंटी ऑफ द पीपल, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, लिमिटेड गवर्नमेंट या इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, ठीक है गाइज। तो जो फंडामेंटल राइट की जो थ्योरी जो है ये क्या इंप्लाई करती है, ठीक है। तो गाइज ये इंप्लाई करती है, क्या इंप्लाई करती है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट है। क्या है गाइज, लिमिटेड गवर्नमेंट है। ये नहीं है कि अगर हमारे पास राइट है, क्या है गाइज, अगर हमारे पास राइट्स हैं, क्या है, अगर हमारे पास राइट्स हैं तो हम किसी के भी मार कुटाई कर दें, ठीक है। अगर हमारे पास फ्रीडम है तो हम कहीं भी जाके हथियार लेके घूमना स्टार्ट कर दें, ठीक है तो लिमिटेशन में है, हर कोई लिमिटेशन में है। अगर आपने किया तो यू विल बी बिहाइंड द बार्स, ठीक है, आप सलाखों के पीछे होंगे। तो गाइज यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ सीखने को मिला है तो, ठीक है, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा गाइज, ठीक है। तो ये वीडियो को खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।